नमस्ते, मैं जैकी यादव न्यूज़ नशा में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय संस्कृति में ही नहीं बल्कि विश्व की सभी संस्कृतियों और धर्मों में चांद को धार्मिक माना गया है। हमारे देश में चांद पर सैकड़ों कविताएं लिखी गईं और हजारों गाने बनाए गए। किसी ने चांद को मामा बताया तो किसी ने चांद को अपना महबूब। मगर 1960 आते आते ये चांद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का कंपोनेंट बन जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध छिड़ गया था, जिसमें अमेरिका अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहता था, वहीं सोवियत संघ अपने आप को। इसी कारण इन दोनों देशों की लड़ाई जमीन पर प्रभुत्व से लेकर स्पेस पर प्रभुत्व तक पहुंच जाती है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये शुरू हुई स्पेस रेस शुरुआत में सोवियत संघ जीतता दिखाई देता है। जब 1959 में सोवियत संघ ने अपना लूना 2 मिशन चांद की सतह पर क्रैश करा दिया। लूना 2 अभी तक पहला मिशन था जो चांद की सतह पर पहुंचा था। सोवियत संघ को सबसे बड़ी सफलता तब मिलती है जब 1966 में उनका लूना 9 मिशन सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है। यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये वही सॉफ्ट लैंडिंग है जिसे भारत चंद्रयान 2 के जरिए चांद पर कराना चाहता था, मगर दुर्भाग्यवश हम इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। अब उसी सॉफ्ट लैंडिंग को कराने के लिए हम चंद्रयान 3 लेकर आए हैं। सोवियत संघ को इस रेस में लगातार सफलताएं मिल रही थीं, वहीं अमेरिका के मिशन बराबर फेल हो रहे थे। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका पूरी दुनिया को चौंका देता है जब उसका अपोलो 11 चांद की सतह पर उतरता है। इस स्पेसक्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट चांद पर भेजे गए थे, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। इनमें से नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चांद की सतह पर उतरे थे, वहीं दूसरे नंबर पर बज एल्ड्रिन उतरे थे। मगर माइकल कॉलिंस स्पेसक्राफ्ट को पायलट कर रहे थे तो वो चांद की सतह पर नहीं उतरे। इस मून लैंडिंग को पूरी दुनिया में लाइव दिखाया गया था, जिसे उस वक्त 500 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देखा था। इस सक्सेसफुल मून लैंडिंग के बाद अमेरिका ने एक के बाद एक स्पेसक्राफ्ट मून की सतह पर लैंड कराए। अब तक चांद की सतह पर 12 लोग गए हैं और वो 12 लोग भी नासा यानी अमेरिका ने ही भेजे हैं। आइए अब हम बात करते हैं भारत ने चांद को लेकर कौन कौन से मिशन किए। इसमें से हम चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और जल्द ही लॉन्च होने वाले चंद्रयान 3 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 था, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 को लॉन्च व्हीकल PSLV C-11 यान से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 में एक ऑर्बिटर था और एक इम्पैक्टर था। इम्पैक्टर को चंद्रयान के पोल पर क्रैश कराया गया था, जहां से उसने चांद पर पानी होने के सबूत दिए थे। चंद्रयान 1 हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के लिए काफ़ी बड़ी सफलता था, जिससे कि हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा। चंद्रयान 1 के सफल होने के बाद इसरो ने अपना चांद के लिए दूसरा मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया। इस मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। यह मिशन चंद्रयान 1 से काफ़ी अलग था। इस मिशन की खास बात यह थी कि इसमें मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जानी थी, मगर यह मिशन दुर्भाग्यवश फेल हो जाता है। चंद्रयान 3 के बारे में जानने से पहले चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करते हैं, और आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ था। चंद्रयान 2 भारत का चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का मिशन था, जिसे 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से GSLV Mk3 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 में मुख्यतः 3 पार्ट थे, जिनमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था। लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था और रोवर का नाम प्रज्ञान। सबसे पहले आपको आसान भाषा में कुछ कठिन बातें समझाते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी आपने सुना कि चंद्रयान 2 GSLV Mk3 से लॉन्च किया गया था। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर उठा होगा कि ये GSLV Mk3 क्या है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। GSLV Mk3 भारत का एक उन्नत प्रक्षेपण यान है, यानी आप इसे एक टैक्सी समझ सकते हो। जैसे कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए
टैक्सी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ भेजने के लिए जहाँ लॉन्च व्हीकल यानी प्रक्षेपण यान की आवश्यकता होती है। चंद्रयान 1 PSLV C-11 से भेजा गया था, मगर वहीं चंद्रयान 2 GSLV Mk3 से। GSLV Mk3 से चंद्रयान को भेजने का मतलब था कि GSLV PSLV के मुकाबले ज़्यादा वजन कैरी कर सकता था। लॉन्च व्हीकल ईंधन से ही चलते हैं, तो इनमें ईंधन काफ़ी स्टेजेस में भरा जाता है। जैसे जैसे इसका ईंधन खत्म होता जाता है, वैसे वैसे इसके पार्ट्स अलग हो जाते हैं और रॉकेट हल्का हो जाता है। अलग होने वाले पार्ट्स या तो समुद्र में गिर जाते हैं या फिर हवा में ही नष्ट हो जाते हैं, और फिर अंततः रॉकेट जिस भी उपग्रह या अन्य चीज़ को ले जाता है उसे भी अंतरिक्ष में छोड़कर वो भी अलग हो जाता है। ऐसे जो ये लॉन्च व्हीकल होते हैं वो एक टैक्सी के समान होते हैं, जो यात्री को उसके गंतव्य तक पहुंचाने के काम आते हैं। ये हमने जाना चंद्रयान को ले जाने वाले रॉकेट GSLV Mk3 के बारे में। अब हम जानते हैं चंद्रयान में लगे 3 पार्ट्स के बारे में। सबसे पहला पार्ट था ऑर्बिटर, जिसका काम था चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाना और उसके जरिए चंद्रमा के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। इसमें जो दूसरी चीज़ थी वो था विक्रम लैंडर, और यही लैंडर सबसे महत्वपूर्ण था। इस लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतरना था और उसके बाद उसमें से इसका तीसरा कंपोनेंट जो था प्रज्ञान रोवर, उसे विक्रम लैंडर से बाहर आना था और उसके बाद वो चंद्रमा की सतह पर चलकर काफ़ी कुछ इकट्ठा करता। मगर ये मिशन यही फेल हो गया था। जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग हो रही थी तभी अचानक से चांद की सतह के 2 किलोमीटर ऊपर से ही लैंडर से संपर्क टूट जाता है। उसके बाद लैंडर से संपर्क करने की भारतीय वैज्ञानिकों ने खूब कोशिश की, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। ये सब हुआ था 7 सितंबर 2019 को। ये वो पल थे जब पूरा देश बहुत ही भावुक था, जहां पर इसरो की सालों की मेहनत और करोड़ों रुपए झटके में बर्बाद हो गए थे। इस समय का ये एक दृश्य जब इसरो चीफ के सिवान भावुक हो गए थे, तब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गले से लगा लिया था और उन्हें धीरज बंधाया था। दोस्तों, ठोकर खाकर गिर जाना गलत नहीं होता है, मगर गलत होता है गिरकर दोबारा ना उठ पाना। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो भी महज 4 साल के समय में ही दोबारा उठकर खड़ी हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो 14 जुलाई को इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारी में है। ये लॉन्च LVM-3 यानी GSLV Mk3 से ही किया जाएगा। चंद्रयान 2 की भांति इसमें भी 3 मॉड्यूल होंगे, मगर इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 3 में एक प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ एक लैंडर और एक रोवर होगा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी ठीक से काम कर रहा है, तो इस मिशन में ऑर्बिटर की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी ऑर्बिटर से ये लैंडर कम्युनिकेट कर लेगा। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 की तरह चंद्रमा के साउथ पोल पर ही उतारा जाना है। इसका चांद की सतह पर उतरने का भी वही पुराना तरीका है। पहले लैंडर चांद पर लैंड करेगा, उसके बाद लैंडर से रोवर निकलेगा। वो रोवर निकलकर चंद्रमा की सतह पर सैंपल इकट्ठे करेगा और ज़रूरी जानकारियां ट्रांसफ़र करेगा। इस मिशन में चंद्रयान 2 से भी कुछ भिन्नताएं हैं, जैसे इसकी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। लैंडर में प्रयोग होने वाले पैरों को भी कुछ बड़ा बनाया गया है। चंद्रयान 2 में चांद की सतह से 2 किलोमीटर ऊपर रहने से पहले ही संपर्क टूट गया था, तो इस गलती को दोबारा न दोहराने के लिए अतिरिक्त सेंसर लगाए गए हैं, जो चांद पर उतरने के 2 किलोमीटर पहले ही एक्टिव हो जाएंगे और लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में मदद करेंगे। इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया गया है, जिससे कि कोई भी टेक्निकल ग्लिच की संभावना ना रहे। इस बार लैंडर में बड़े सोलर सेल लगाए गए हैं, जिससे कि एनर्जी की कोई भी कमी ना पड़े। इसमें चंद्रयान 2 से भी एक खास बात ये है कि इसका अंतिम समय पर लैंडिंग स्पॉट भी बदला जा सकता है। अगर लग रहा है कि इस जगह लैंडिंग करना सही नहीं है तो उसे बदला जा सकता है। अगर भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होता है तो यह दुनिया का ऐसा चौथा देश होगा। ये कारनामा इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ने ही किया है। अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो चंद्रमा की स्टडी में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। और हाँ, ये भी
मत भूलिए कि ये सब असंभव को संभव बनाने में इसरो की दिन रात की मेहनत होती है। जितने बजट में हॉलीवुड फिल्में बनाता है, उतने ही बजट में इसरो अंतरिक्ष में कीर्तिमान स्थापित कर देता है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।